हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को हम लोग है ना क्या करेंगे, 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या करेंगे, आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हेनरी फ्योल्स, इसमें दो साइंटिस्ट है, एक हेनरी फ्योल और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानेंगे, और फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और टेलर ने ना प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक भी दी है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसी के साथ ही साथ फ्योल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो कंपैरिजन टेबल एक देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक दो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग इस सेशन को एंड कर लेंगे। और हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि 10 मिनट के अंदर कवर कर लेना है, तो चलो बिना वक्त जाए कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जानते क्या है कि मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े थे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। तो मैनेजमेंट ऐसी कला है किसी और के जरिए काम करवाना, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। मैनेजमेंट के कुछ ऐसे सिद्धांत आर द फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एक्शंस एंड डिसीजन। तो एक मैनेजर को मदद करते हैं एक्शंस एंड डिसीजन में, फैसले लेने में हेल्प करते हैं एक मैनेजर को, उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो कितने हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है। तो अब 6 का नाम क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है जनरल गाइडलाइन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जितने भी है ना, वो एक जनरल गाइडलाइन तुम्हें एक प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक रेडीमेड सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम आ गया, हाँ तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस तुम्हें एक जनरल गाइडलाइन दे देते हैं, एक सलाह मशवरा एक तरह से समझ लो। ठीक, ये एकदम फ्लेक्सिबल होता है, तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने हिसाब से वहां पे किस टाइप की सिनेरियो है उस हिसाब से फैसला लेना पड़ता है। तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, साइंस की तरह रिजिड नहीं होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये जितने भी प्रिंसिपल है ना, ये ऐसा नहीं कि रात रात कोई को मन किया हाँ चलो यार लिख देते हैं, ऐसा नहीं, ये एकदम प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट से बनाया गया जितने भी प्रिंसिपल है। ठीक, उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये जितने भी प्रिंसिपल है ना, इसको तुम छोटे फर्म, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हो। तो ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक, फिफ्थ क्या है, बिहेवियरल इन नेचर। तो बिहेवियरल इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉयज है उसका नेचर जो होता है ना, बहुत ही डायनेमिक होता है। तो उनके नेचर को इन्फ्लुएंस करके टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ उसको लगाना, ये बिहेवियरल इन नेचर होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में रिलेशन अच्छे हो, हेल्दी रिलेशन रहेंगे तो काम बहुत ही अच्छे स्मूथली होगा ना। उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें जितने भी प्रिंसिपल है ना, उसका पर्टिकुलर कॉज है और उसका मतलब कि एक कारण है, उसका इफेक्ट, उसको अप्लाई करोगे तो क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर तुम कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते हो तो तुम्हें हमारी कंपनी में क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा, ये सब कुछ पता चलेगा। ये वीडियो हम लोग 10 मिनट में बना रहे हैं। अगर इसी की अगर तुम्हें डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मैं बना चुका हूं, उसे तुम आई बटन लिंक शो हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो तुम उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट तुम चेक कर लेना एक बार। और ये अभी हम लोग रिवीजन के तौर पे कर ले रहे हैं, उम्मीद है कि तुम पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होगे, तब अच्छे से समझ में आएगा ये। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल है तो वो कितने हैं, वो 5 है। तो पहला है साइंटिफिक डिसीजन। ये जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये साइंटिफिकली बनाए गए हैं, प्रॉपर लॉजिक, रीजन, फैक्ट्स के थ्रू, तो साइंटिफिक डिसीजन है। सेकंड क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर। तो ये एक मैनेजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं। वो बताया था ना कि कोई एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते, एक मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजर की क्या होती है, इंप्रूव होती है, नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक, थर्ड क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के भले के लिए सोसाइटी को ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर सोसाइटी नहीं रहेगी तो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करके क्या करोगे, जब सोसाइटी तुम्हारा से कोई परचेज ही नहीं करेगी तो सोसाइटी के लिए तुम्हें कुछ ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, फोर्थ क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मतलब इसको तुम हर जगह यूज कर सकते हो कि मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है कि मैनेज कोई भी रिसोर्सेज क्या है ना, एकदम मैक्सिमम यूज हो जाए और कम से कम खर्च में, रिड्यूस कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, जैसे कि कितने भी वेस्टफुल मूवमेंट जो भी चीज हो रहा है उस सबको कट डाउन करना। फिफ्थ क्या है, मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो तुम्हें पता होगा कि एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक होता है, तो एनवायरनमेंट में बाहर में एक्सटर्नल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से तुम्हें अपने अंदर मतलब कि चेंजेस करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा। लाइक तुम अभी देख सकते हो चैट जीपीटी, एआई वगैरह कितने सारे चेंजेस आ गए, तो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट, तो ये सारा बेनिफिट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आप देख लिए। तो अब इसे याद कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे याद रखना। इसको याद एक फ्रेज के जरिए तुम कर सकते हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दो साइंटिफिक डिसीजन
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर दो साइंटिफिक डिसीजन विच प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर। मैनेजर को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करे, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मतलब कि मैक्सिमम यूज करे, कम से खर्च में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड मीटिंग चेंजेस इन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट करना। तो इस लाइन का, इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच लेना और इसे याद रख लेना बहुत ही अच्छे से, एक लाइन के जरिए तुम पूरे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को याद रख सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की तरफ। तो हेनरी फ्योल कौन है? एक फादर ऑफ जेंडर मैनेजमेंट है जो 1841 में बॉर्न हुए इस्तांबुल में। तो इन्होंने क्या 14 प्रिंसिपल कुछ हमें दिए हैं, तो उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड तुम्हें एकदम ऑर्डरली सब याद रखना पड़ेगा, तुम कभी भी कोई भी ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं कि चलो इसके सारे प्रिंसिपल लिखो, कोई एक कहानी, कोई एक स्टोरी, कोई एक केस बेस्ड टाइप का जो होता है ना क्वेश्चन, उस टाइप से बना देगा और उसमें बता देगा कि इसमें फ्योल्स के कौन से प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, यह बताओ। तो फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है कि हर एक काम को है ना, मतलब कि फ्रेगमेंट में बांट दे। जैसे कि मुझे ये एक बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो तुम, ये जैसे यूट्यूब वीडियो पोस्ट करनी है, तो ये इसके पीछे क्या शूटिंग हुआ, ये पीपीटी जो मेकिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, बहुत सारे काम हो जाता है, ठीक। तो अब मैं अगर हर के लिए अलग अलग बंदा, मतलब कि एडिटिंग के लिए अलग बंदा, मतलब जो वीडियो को अपलोड करना है एसईओ वगैरह, उसके लिए मैं अलग बंदे को हायर कर लूं, ये जो पीपीटी बनाना है इसके लिए अलग बंदा, तो उसके लिए क्या होगा डिवीजन ऑफ वर्क। तो हर काम के लिए अलग अलग आदमी को हायर कर लिया जाएगा और वो पर्टिकुलर वर्क में वो आदमी एकदम मास्टर्स कर लेगा, वो मतलब कि स्पेशलाइज हो जाएगा वो बंदा, ठीक। तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को टुकड़े में, फ्रेगमेंट में बांट दो। सेकंड क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो अथॉरिटी का पावर मतलब होता है, और रिस्पांसिबिलिटी मतलब कि तुम्हारे पास जिम्मेदारी। तो अथॉरिटी मतलब पावर और जिम्मेदारी का बैलेंस रहना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। थर्ड क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब तो समझते हो कि हर कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे इंप्लॉइज का आना या फिर इंप्लॉइज को फॉर्मल ड्रेस में आना, ये सब डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमेशा एक सिंगल बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। मल्टीपल बॉस रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, chaos क्रिएट होगा, ईगो क्लैशेस होंगे दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉसेस के बीच में। तो एक यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जितने भी इंप्लॉयज हैं वो तुम्हारे एक, मतलब कि जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस तरफ बढ़ने चाहिए, एक डायरेक्शन, एक गोल होना चाहिए और उसी गोल की तरफ बढ़ने चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स क्या? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट को आगे नहीं रखते हुए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा उसको आगे रखना। जैसे कि कोई भी मैनेजमेंट ये काम कर सकती है, जैसे कि एम्प्लॉय है, वर्कर है, उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें अच्छी सैलरी चाहिए होता है, और मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है? ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए होता है। तो मैनेजर क्यों ना ऐसा कुछ रख दे कि ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ऐसा करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा और सबका इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो भी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब मैनेजर का भी काम हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा काम करके मिलेगा, एम्प्लॉय का भी हो जाएगा कि उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रेम्यूनरेशन टू पर्सन। तो पर्सन को है ना एक अच्छी, एक ठीक ठाक, मतलब कि अच्छी सैलरी देना। मतलब कि कोई बंदा तुम्हारे यहाँ जो टिका हुआ है उसको ठीक ठाक सैलरी नहीं मिलेगी, वो छोड़ के चला जाएगा, तो उसको अच्छी वेजेस प्रोवाइड करना, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, ये दैट बनता है, ठीक। मतलब कि फ्योल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर को अपने पास रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो सेंट्रलाइजेशन क्या? कुछ ऐसी पावर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? कुछ ऐसी पावर जो तुम्हारे नीचे वाले भी ले सकते हैं, छोटा मोटा चीज का जो तुम्हारा डिसीजन का वो सब ले सकते हैं। अब कोई बड़ा बड़ा फैसला लेना हो तो उसका तुम पावर अपने पास रखो, सेंट्रलाइजेशन। तो ये होता है कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों किया जाता है, कि कुछ पावर को एकदम टॉप लेवल वाले रखते हैं जिसका फैसला तो बड़े ही मतलब ऊपर से आएगा ऑर्डर तभी कर सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसा फैसला होगा जो छोटे मोटे इंप्लॉइज या फिर मिडिल लेवल वाले, लोअर लेवल वाले अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। तो जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो वो नीचे से हर एक को होते हुए ऊपर तक जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी तो ऊपर तक जाएगा, अगर नहीं रहेगी तो वो नीचे ही तक रहेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी गैप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो स्केलर चेन को मतलब फॉलो करना पड़ता है। बट अगर तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऊपर तक जाना है तो एक गैंग प्लैंक, एक शॉर्टकट है, उसका यूज कर सकते हो। गैंग प्लैंक क्या होता है मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो में अच्छे से बताया था, तुम कमेंट करके बताना कि गैंग प्लैंक क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि मेन एंड मटेरियल जो तुम्हारे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा एकदम हर जगह पे अरेंज रहना चाहिए। जैसे कि एक लाइब्रेरी में सारी बुक्स अरेंज रहती है, उस तरह से जितनी भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डिपार्टमेंट है वो सब एकदम ऑर्डरली अरेंज रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
इक्विटी का वो शार्क टैंक वाला इक्विटी वाला नहीं है, मतलब कि सैलरी से मतलब नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट से मतलब है। मतलब कि कोई जो मतलब कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई सबऑर्डिनेट्स, क्लर्क, सुपीरियर जो कोई भी है उससे एकदम अच्छे से बात करना, अच्छे से उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देना। ऐसा नहीं कि तुम जैसे कि कोई भी इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी एक बंदा है वो अपने सुपीरियर से तो बहुत अच्छे से बात करता है बट अपने जूनियर क्लर्क्स ये सबसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई कौन से फ्यूल के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन हो रहा है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारे वहां वर्क कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको यार जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। और ऐसा नहीं कि उसको तुरंत तुरंत ट्रांसफर कर दे रहे, कोई एक काम नहीं पसंद आ रहा, उसे ट्रेन करो, उससे काम कर लो और उसे एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि वो अच्छे से काम करे। अगर उसे जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलेगी उसे, तो यार हमेशा डर डर के रहेगा कि यार क्या पता कब निकाल दे मुझे, तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। उसका 13 नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का क्या मतलब होगा कि कोई भी डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन मेकिंग में इंप्लॉयज को भी शामिल करो, कि इंप्लॉयज को भी बोलो कि हाँ अब से ये हम लोग न्यू फैसला लेने वाले हैं, क्या लगता है ये, तो इंप्लॉयज को लगेगा कि हाँ यार मुझे भी इस सारे डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, तो वो अच्छे से अपना अच्छे से वर्क करेगा। ठीक, तो इंप्लॉयज के डिसीजन मेकिंग में शामिल करना इंप्लॉयज को। और 14 जो लास्ट है, एस्पेक्ट डिकॉप्स, इसका क्या मतलब होगा कि हमेशा एक इंडिविजुअल को लेकर नहीं, हमेशा टीम को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अगर टीम लेकर साथ में चलोगे तो फिर आगे होगा, वरना अगर इंडिविजुअल रहेगा तो कभी भी कोई एक गोल अचीव नहीं हो पाएगा। हमेशा एक टीम वर्क को लेकर चलना पड़ता है। ठीक, तो ये सारे प्रिंसिपल थे फियोल्स के, हेनरी फियोल्स के। अब हम लोग आते हैं टेलर के ऊपर, जो एक साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोले जाते हैं, जिनका बॉर्न 1856 में हुआ था पेंसिल्वेनिया यानी यूएसए में। तो चलो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने कितने 4 प्रिंसिपल दिया इन्होंने। तो फर्स्ट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का, कि मैं मैनेजर हूं, मेरे पास पावर है, मेरा मन जो करेगा मैं वो करूंगा, वो यार सबको ये काम कर देना, ऐसे नहीं। सबको साइंटिफिकली देखो कि हाँ ये काम इतने में हो सकता है, एनालाइज करो, सबको रिसर्च करो, उसके बाद वो काम असाइन करो। ठीक, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका सेकंड क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब हुआ कि एक जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर ग्रुप होता है जो काम करते हैं, और एक जो मैनेजर ग्रुप होता है जो काम करवाते हैं। तो ये जो मैनेजर ग्रुप होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये जो वर्कर ग्रुप है ये तो कोई काम ढंग से करते नहीं है, सिर्फ कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करते होते हैं, बस इन्हें सैलरी चाहिए होता है, अच्छा कंपनी को डुबाने में लगे हुए हैं, बस ये सोचते रहते हैं। और ये जो वर्कर ग्रुप होता है ये इसको मैनेजर से रहता है कि ये यार हर दूसरे दिन एक काम ला के थमा देते हैं और हमारे से ज्यादा सैलरी भी मिलती है, और इसको क्या है बस काम ला के बोल देना, तो एक नेगेटिव रिलेशन बिल्ड होता है। तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है कि अपना एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड हो रहा है, कि दोनों में कोई chaos, कंफ्यूजन, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं क्रिएट हो। ठीक, इसी के साथ थर्ड क्या है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव था ना कि एम्प्लॉयज के को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना, हाँ तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि सबको एक कोऑपरेट करके चलना एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल में कोई एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसके सजेशन को वेलकम करना और एक साथ वर्क करना। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का ये मतलब होता है। अब नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो जैसे कि तुम सुनते होंगे ना कि कोई कि यार यहाँ सैलरी तो थोड़ी कम है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा गेन हो रहा है और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो अपने वर्कर को है ना, ठीक है, अपने वर्कर को ट्रेन करना, अपने वर्कर का डेवलपमेंट पे ध्यान देना। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, इसका ये मतलब होता है कि वर्कर के डेवलपमेंट का ध्यान रखना। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने कुछ टेक्निक भी दी है। फियोल तो सिर्फ प्रिंसिपल दिए थे, ये प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ इन्होंने टेक्निक भी दी है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो साइंटिफिक टेक्निक बाय टेलर, ये क्या है, इन्होंने टेक्निक दी है, ये भी 4 टेक्निक है, जो मतलब ऐसा करके देखा जाए तो 8 हो जाता है, बट जो नंबर 3 है ना उसमें 4 है, तो ऐसा करके चलो। तो फर्स्ट क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब होता है, तो टेलर के अकॉर्डिंग है ना, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर तुम्हारे फैक्ट्री में 8 बॉस होने चाहिए। 8 बॉस, देखो 8 कैसे कैसे, जैसे कि एक उसमें एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होना चाहिए। समझ लो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसे प्लानिंग वाला सिर्फ प्लानिंग पे ध्यान देगा और प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देगा। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट पे 4 कौन कौन होंगे, तो पहला हो जाएगा रूट क्लर्क हो जाएगा, फिर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होंगे, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होंगे, और फोर्थ हो जाएंगे डिसिप्लिनेरियन हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी 4 होंगे। तो वो 4 कौन कौन हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे गैंग बॉस होंगे, एक स्पीड बॉस होंगे, एक रिपेयर बॉस होंगे और एक इंस्पेक्टर हो जाएंगे। बाप रे इतने सारे बॉस, क्या क्या काम है इन सबका। चलो अभी देखते हैं कि क्या काम है। तो ये अभी हम लोग फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, इनकी जो टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, इसी में। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्या आते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलेक्ट। तो ये क्या होता है कि टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर देयर वर्कर। तो वर्कर क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, वो सबका प्लान करना। जो इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर के ये क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर देते हैं। इसी के साथ आता है रूट कलर, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये
क्या करते हैं कि रूट मतलब कि स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा ये साथ में रहते हैं कि कैसे क्या करना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक, इसका साथ है टाइम एंड कॉस्ट कलर। तो टाइम एंड कॉस्ट कलर का क्या काम होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्क कितने टाइम में हो जाना चाहिए और उसमें कितना खर्च लगना चाहिए, ये सब ये प्लान करते हैं, टाइम एंड कॉस्ट कलर का काम होता है। और डिसिप्लिनेरियन, तो कोई काम को कैसे डिसिप्लिनेरियन में करना है और वो काम डिसिप्लिन में हो रहा है कि नहीं, उसमें कितनी क्वालिटी में कितने होगा, क्या इश्यू आएगा, ये सारा काम मेन क्वालिटी का चेक करना होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये सारे चीज का काम होता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी चार होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो स्पीड बॉस का क्या काम होता है, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, मतलब स्पीड बॉस का काम होता है कि स्पीड में काम कराना, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। गैंग बॉस का क्या काम होता है कि कोई भी वर्कर आएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, तो जितने भी मेन मटेरियल और जितने भी चीज की जरूरत पड़ेगी मशीन मशीन का, वो सबका अरेंजमेंट करना। ठीक, रिपेयर बॉस का क्या काम होता है कि कोई भी चीज, कोई भी मशीन फूक गई या फिर कुछ भी हो गया तो उसका रिपेयर का ध्यान देना। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क, का क्वालिटी चेक करते हैं वर्क की। तो अब आते हैं हम लोग सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है या फिर कुछ भी करती है, तो इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट रहता है। जैसे कि तुम एप्पल का आईफोन 15 पूरी दुनिया में कहीं पे भी लोगे तो एक साइज, एक शेप, एक तरह का कैमरा, उसका सब कुछ, सारा फीचर्स, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ सेम रहेगा। तो एक स्टैंडर्ड चीज फिक्स रहता है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जैसे कि कोई भी कंपनी जीन्स विन्स बनाती है तो एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जैसे कि 28, 30, 32, 34 इस तरह से बनाती है। क्यों नहीं वो 29, 31, 33, 35 इस तरह से बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि यार 28 से 30 में या फिर 30 to 22 में इतना है कि उसका आराम से सेल हो जाएगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी 31 का। या फिर तुम्हारी फुटवेयर जो बनती है वो 6, 7, 8 ऐसा बनता है, ऐसा क्यों नहीं कि 6.2, 6.5 इस तरह से क्यों नहीं बनती है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है उतना फालतू का वो मैन्युफैक्चर करने की। या फिर कोई भी कंपनी कार डिजाइन करती है तो 3-4 कलर में डिजाइन करती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कलर में कर रही है फालतू का, उसमें क्या होता है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क से बेनिफिट क्या होता है कि तुम एक क्वालिटी प्रोडक्ट तुम प्रोड्यूस कर पाते हो। थर्ड क्या, वर्क स्टडी। तो इसमें क्या आता है, चार चीज आता है। मेथड स्टडी, जैसे कि तुम कंपनी में तुम देखो कि ये काम तो 10-12 तरीके से हो सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा तरीका हुआ है जिसमें मुझे कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम टाइम लगे और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो। तो मेथड स्टडी वही बेस्ट जो मेथड रहेगा वो अप्लाई कर देना। नेक्स्ट, मोशन स्टडी। तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो इधर उधर का घूम फिर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसे को देखना, एनालाइज करना कि वो क्यों, क्या, किस चीज के लिए जा रहे हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर किसी चीज को, कोई एक पेन के लिए उन्हें बार बार 20-20 मीटर जाना पड़ रहा है, तो उन्हीं के टेबल पे ही उन्हीं के डेस्क पे पेन प्रोवाइड कर दिया जाए, फालतू के मोशन को कट करना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है टाइम स्टडी। तो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इसके लिए टाइम स्टडी होगा। ऐसा नहीं कि तुम ये काम आधे घंटे में कर सकते हो तो यही काम ये रख दो, ये क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम एनालाइज करो कि तुम्हारे जितने भी वर्कर है वो सब कितने कर सकते हैं, कितने देर में वो काम करते हैं, उसका जो एक एवरेज टाइम आएगा वो टाइम तुम एक स्टैंडर्ड रख दो कि हाँ इतने टाइम में सबको निपटा देना ये काम। इसका क्या, फैटिग स्टडी। फैटिग का क्या, थकान अध्ययन। तो तुम्हारे वर्कर होंगे कि कोई 1-2 घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा थकने लगेंगे, उसके बाद उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेंगे जो स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो उसके क्या, उस टाइम फिर थोड़ा सा 15-20 मिनट जो उस टाइम का जिस तरह का काम कर रहे हो उस हिसाब से उन्हें रेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, फिर वो 2 घंटे के बाद काम करेंगे तो वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। इस तरह से होगा। इसके बाद जो नंबर 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे समझ लो कि तुम्हारे एम्प्लॉयज में जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसे 10 यूनिट मतलब कि प्रोड्यूस करना है हर दिन, और उनकी सैलरी है 50,000 रुपए महीना फिक्स कर दिए। ठीक, तो अब है क्या कि तुम्हारे कोई एम्प्लॉय है 10 कर रहा है, कोई आदमी 5 ही कर रहा है, कोई आदमी 2 ही 3 कर रहा है, और है क्या कि तुम सबको 50,000 रुपए सैलरी दे दियो। तो अब दूसरा से कहना है अरे देख हम 5 ही किया, तू 10 किया, क्या फायदा, मेरे को तो इतनी सैलरी मिली। तो वो भी काम करने बोलेगा हाँ यार तो सही बात बोल रहा है, तो वो भी अब से कम काम करने लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या होगा, तुम एक ये कर सकते हो कि कोई भी 10 यूनिट प्रोवाइड करेगा तो उससे एक सर्टेन अमाउंट सैलरी मिलेगी, लेकिन कोई 10 से जो भी ज्यादा करेगा उससे जस्ट 2x सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि सब चाहेंगे कि किसी भी हाल में 10 यूनिट तो कर ही लो, और 10 से ज्यादा करने की कोशिश करेगा कि वो जितना उसके बाद ज्यादा करेगा उसका जस्ट उसे दुगुना पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बहुत ही अच्छा ये है। अभी भी एक कंपनी सब इसे यूज करती है, इंसेंटिव एक वर्ड आता है उसका यूज करती है, अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देती है अगर कोई एम्प्लॉय अपने 100% प्रोडक्टिविटी से ज्यादा काम करता है। तो के साथ अब एक कंपैरिजन टेबल है जो हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के बीच में है। तो मुझे ये बार बार मेरे कैमरे में दिक्कत आ रही है, तो मुझे टाइम का पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कितने देर में बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 20 मिनट के करीब हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो इसके साथ ये तुम कंपैरिजन टेबल देख सकते हो कि हेनरी फ्योल का ये जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है एफडब्ल्यू टेलर। कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनका साइंटिफिक थ्योरी है ये सारा। जो हेनरी फ्योल है ये क्या करते हैं, टॉप लेवल वाले को ये करते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, स्प्लिट डिकॉप्स, ये सारा कुछ। और ये क्या होता है, लोअर लेवल वाला, मतलब कि फैटिग स्टडी
स्टडी, मेथड स्टडी, ये सब लोअर लेवल को टारगेट कर रहे हैं कि लोअर लेवल में अगर कोई मैनेजर हो तो वो कैसे काम करवाएगा, ठीक, इस तरह से। उसके बाद क्या बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, हेनरी फ्योल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये क्या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन से, साइंटिफिक इससे बता रहे हैं जितने भी प्रिंसिपल्स चीज है। इनका क्या है अप्रोच, क्या है मैनेजर्स अप्रोच है, इनका क्या इंजीनियर्स अप्रोच है। जो हेनरी फ्योल है ये क्या क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विथ मैनेजर्स वाला जो ये टेक्निक अपना बता रहे हैं। ये क्या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जैसे कि कोई 10 यूनिट ज्यादा काम कर रहा है तो उसे 2x सैलरी मिला, तो ये अपना दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, बट दोनों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लो चार्ट है जो तुम्हारी संदीप गर्ग बुक से लिया हूं, एक फोटो है यहाँ पे लगा दिया हूं, अगर इससे तुम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एक वन गो में। उसके बाद चलो अब हम लोग कुछ एक दो एमसीक्यू देखते हैं कि इतना देर से मैं चैप्टर बोले जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पल्ले भी पड़ा कि नहीं, तुम आंसर दे पाते हो कि नहीं। तो चलो पहला क्वेश्चन का आंसर तुम दो। तो ये रहा देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनहैंस द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी हेनरी फ्योल का था ना एक प्रिंसिपल, जिसमें जॉब सिक्योरिटी को मतलब जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना, इसमें किसमें स्प्लिट डिकॉप्स, स्प्लिट डिकॉप्स का क्या मतलब होता था, टीम वर्क वाला था, तो स्प्लिट डिकॉप्स नहीं आएगा। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, बट ये एक प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में ही आता है, ठीक ठाक सैलरी प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का क्या मतलब था कि टाइम से काम करना, सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, तो डिसिप्लिन में ये एक जॉब सिक्योरिटी कहां से प्रोवाइड हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर था, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये वाला चीज था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उसके साथ नेक्स्ट किया गया, यहाँ पे मैं 2 ही एमसीक्यू देख रहा हूं, बट अगर तुम्हें सीयूटी या फिर बोर्ड के एग्जाम के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना चुका हूं, जो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो एंड होते में यहाँ पे शो होगा, तुम उसे देख लेना। उसके अगर तुम वो एमसीक्यू सारे आंसर दे रहे थे ना सही, तो उसके बाद तो कुछ तुम एग्जाम में फोड़ के आओगे, तो वो एमसीक्यू की वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क रिक्वायर्स, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क रिक्वायर्स, ये इसमें किसमें आता था, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइंटिफिक एनालिसिस, तो ये एफडब्ल्यू टेलर से रिलेटेड होगा। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ये दोनों तो साइंटिफिक ही स्टडी दिख रहा है, सब तो वर्क स्टडी का पार्ट है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, तो ये सारा कुछ आता है साइंटिफिक एनालिसिस में आता है, तो बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे ख्याल से तुम दोनों आंसर सही दिए होगे। इस वीडियो में और क्या इंप्रूव करनी चाहिए मुझे, उसका तुम फीडबैक कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, मुझे इंस्टाग्राम पे तुम डीएम करके पूछ सकते हो। फिर मिलता हूं किसी अच्छे से वीडियो में, टाटा बाय बाय।